हेलो स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपना नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है। देखो, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है कि सॉलिड और लिक्विड की जो लिक्विड और सॉलिड की जो फॉर्म होती है वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आ जाए सॉलिड और लिक्विड की जो फॉर्म है वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई वो फ्रीजिंग पॉइंट है। या देखो, या हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड की जो फॉर्म है वो क्या किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। या उन दोनों का जो वेपर प्रेशर हो जाए वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि द temperature at which solid and liquid form of the substance are in equilibrium या और हैव द सेम वेपर प्रेशर, या दोनों के दोनों क्या रखें, सेम वेपर प्रेशर रखें। सॉलिड और लिक्विड की जो फॉर्म है वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में, या उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो यानी कि डेल टी एफ, कितना चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट में वो। तो यह कहता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट की बजाय कम होता है। प्योर सॉल्वेंट की बजाय कम होता है, क्योंकि इसके अंदर वेपर प्रेशर क्या होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, लेस होता है। तो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट की बजाय कम होता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। जो कि हम एक ग्राफ से दिखा सकते हैं, एक ग्राफ से हम दिखा सकते हैं। यानी कि देखिए, वेपर प्रेशर वर्सेज में टेम्परेचर का हम ग्राफ लेते हैं। तो जैसे हम देखिए, ध्यान दीजिए, ये मान लो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और मान लो मैंने सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन क्या ले लिया मैंने, सॉल्यूशन ले लिया। तो देखिए, प्योर सॉल्वेंट, जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्यों कम होगा, तो यहाँ पे ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए फ्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि ये इसका फ्रीज होना शुरू हो गया। या यूँ कह सकते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट है, तो आप क्या कह सकते हो, टी एफ नोट, और ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन का जो जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, यानी कि तो यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे कोई फ्रीज हो रहा है। यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम है, तो इसका सॉल्यूशन का क्या वेपर प्रेशर भी कम है, और साथ में मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये डेल टी एफ प्योर फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है। फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है क्योंकि वेपर प्रेशर भी इसका कम है। देखिए, इससे वेपर प्रेशर कम है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। तो आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी, डेल टी एफ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डेल टी एफ इजिकल टू किसके, कौन ज़्यादा है, टी एफ नोट, किसका, टी एफ नोट प्योर सॉल्वेंट का, माइनस टी एफ किसका, ए टी एफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ का मतलब है सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ नोट का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बजाय के सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बजाय ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है प्योर सॉल्वेंट की बजाय, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम क्या कह देंगे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं कि जो डेल टी एफ है, आपको पता चल गया डेल टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना कम है, डिप्रेशन का मतलब होता है कम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके
ऊपर डिपेंड करता है? मोलालिटी पे। किसके ऊपर डिपेंड किया है? ये देखा गया है, ये इट इज़ फाउंड दैट, ये देखा गया है कि डेल टी एफ जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? मोलालिटी के। तो डेल टी एफ हम क्या कह सकते हैं? इक्वल टू, इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगेगा के एफ इंटू एम। और के एफ होता है यहाँ पे मोलल एलिवेशन, सॉरी मोलल, के एफ क्या होता है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसको हमने क्या बोला था, आपको याद हो तो? हमने ये तो है के एफ, और वो क्या था? के बी, जिसको हमने इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्या बोला था? क्या के बी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोला था, जो कि उसके लिए था। सेम उसी तरीके से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से अपन ये क्या निकाल लिया कि डेल टी एफ क्या आता है? के एफ इंटू में मोलालिटी। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं? हम कहेंगे अगर मोलालिटी क्या कर दूं मैं? यूनिटी कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, यूनिटी कर दूं, ए कर दूं, तो के एफ किसके बराबर आ जाएगा? डेल टी एफ के। तो मैं क्या कह सकता हूँ? के एफ इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी इज यूनिटी। जब मोलालिटी यूनिटी हो जाएगा तो के एफ किसके बराबर आ जाएगा? डेल टी एफ के बराबर आएगा, डेल टी एफ के बराबर आएगा। तो या इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? के एफ निकाल सकते हो। तो के एफ, एक ये चीज़ ध्यान रखेंगे, के एफ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? याद रखेंगे, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये हमने इसकी यूनिट भी निकाल ली। तो हम अब क्या करेंगे कि इसकी यूनिट निकाल ली, अब हम इसको डिटरमाइन मोलिकुलर मास, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला निकलता है मोलर मास से, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हो कि अभी हमने देखा है डेल टी एफ किसके इक्वल टू होता है? के एफ इंटू में मोलालिटी। तो आप मोलालिटी, आपको पता है मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी क्या होती है? W2 आप पढ़ चुके हो, इसको तो दोबारा से रिपीट, W2 अपॉन M2 इंटू में 1000, क्योंकि ग्राम में लेना होता है, किलोग्राम की बजाय ग्राम में लेना, क्योंकि हम ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 लगा लेते हैं ऊपर, और W1 ये हमने ग्राम में चेंज किया हुआ है। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? के एफ इंटू में मोलालिटी की जगह आप क्या लिख सकते हो? W2 अपॉन में M2 इंटू में M2 इंटू क्या होगा? W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो ये मोलालिटी आ गई। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप M2 निकाल सकते हो, सॉरी M2 क्या आ जाएगा? के एफ इंटू में W2 इंटू 1000 अपॉन M2 की जगह डेल टी एफ इंटू में क्या आ जाएगा? W1। तो M2 उधर चला जाएगा और डेल टी एफ इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कि कोई मोलर मास क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ से अपन न्यूमेरिकल के लिए मोलर मास निकाल सकते हैं, डेल टी एफ निकाल सकते हैं, यहाँ से रेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से। तो आपको पता है के एफ यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पीछे भी हमने बताया था, RT0² अपॉन 1000 इंटू में, वहाँ पे LV था, यहाँ पे LF है। और ये LF आपको पता होना चाहिए क्या होता है? LF होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है जो LF होता है, LF, इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या होता है? डेल फ्यूजन H अपॉन M1। आप ये सुनिए, ये क्या होता है? ये तो हमने बताया था कि इसका क्या, LF को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और LF क्या होता है? डेल फ्यूजन H अपॉन M1। अभी डेल फ्यूजन H क्या होता है?
कि एंथैल्पी चेंज ऑफ पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन m1 आपको पता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से अगर ये एल वी की जगह हम क्या लिख देंगे, तो kf क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रख देंगे, तो kf क्या आ जाएगा, आर टी नोट स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच। अब ये करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो m1 तो ऊपर चला गया और यहाँ पे डेल फ्यूजन h, तो यहाँ से हम kf निकाल सकते हैं। यूनिट आपको पता है, तो कई बार इस पे न्यूमेरिकल आ जाए kf पे ये चीज़ें दिया हो। अब r ये चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। r क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी आपको वैल्यू पता है 8.314, और r टी नोट आपको पता है, टी नोट का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल फ्यूजन h आपको पता है एंथैल्पी फ्यूजन ऑफ पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, और m1 आपको पता है मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इन दोनों जगह से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल यहाँ से भी पूछ सकता है, तो ये और यहाँ से तीनों जगह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ओके, हेलो, ठीक है। हाँ, अब हम न्यूमेरिकल देखने से पहले इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन देखिए, आप न्यूमेरिकल स्टडी करने से पहले एप्लीकेशन स्टडी करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस, दो इम्पोर्टेंस हैं, उन दोनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या कहता है कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में इसकी हेल्प किया जाता है। किसकी एप्लीकेशन है ये, डेल टी एफ मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन है। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे देखिए, एंटी का मतलब हो गया, मतलब उल्टा, किसकी बजाय फ्रीज सॉल्यूशन, यानी कि एंटी फ्रीज, कोई चीज़ फ्रीज ना होने दे, वो चीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए अब इसका एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती रहती है, जहाँ पे पोलर रीजन या यूँ सब जीरो वेदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो, तो आपको पता है वहाँ पे जो कार चलती हैं, जहाँ वहाँ पे जो कार चलती हैं, तो आप देखिए कार के अंदर इंजन को ठंडा करने के लिए एक रेडिएटर के अंदर पानी डाला जाता है। रेडिएटर के अंदर क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है, ताकि उसके इंजन क्या रहे, कूल रहे, कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, कूल करने के लिए रेडिएटर को। अब उसके कार के अंदर पानी, रेडिएटर के अंदर वाटर डाला जाता है, तो आपको पता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि 0 से भी नीचे है, 0 के करीबन है। तो वहाँ पे तो जो रेडिएटर के अंदर वाटर है वो तो क्या कर जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, तो उसके अंदर कुछ सोल्यूट डाला जाता है, यानी कि वहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे कि इथाइलिन कई बार पूछा भी गया है, ग्लाइकोल C2H6O7 से इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका फॉर्मूला जैसे कि अभी बताया मैंने, C2H6O2, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। तो अब ये देखिए, ये इथाइलिन ग्लाइकोल डालने के बाद में जैसे ही हम इसमें डालते हैं, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या चला जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, तो बाहर का जो वेदर है उसके अंदर जो टेम्परेचर, उससे भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या चला गया, कम। तो उस वेदर में ये टेम्परेचर इतना ये फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम चला जाता है इस सॉल्यूशन का, कि इस सॉल्यूशन को वो फ्रीज नहीं होने देगा, या यूँ कह सकते हैं उससे भी कम इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम चला जाता है। तो बहुत कम चले जाने की वजह से ये क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा और उसके अंदर काम करेगा, इंजन को गर्म होने से बचा लेगा। तो ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के अंदर भी हम यूज कर सकती हैं इसकी एप्लीकेशन। एक सेकंड एप्लीकेशन और देख लीजिए, इसकी सेकंड एप्लीकेशन है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड के ऊपर जो आइस मेल्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे कई बार रोड के ऊपर, जैसे ये रोड है उसमें आइस बर्फ़ पड़ती है, जैसे कि भाई हम लेह लद्दाख जितने भी हिली एरिया है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे रोड भी जाम हो जाते हैं। आपने देखा भी अभी केदारनाथ जाम था, तो क्या करते हैं वहाँ पे भी यूज किया जाता है। क्या करते हैं कि जैसे कुछ साल्ट है, जैसे कि NaCl, ये कॉमन साल्ट हो गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो ये जो हम उसके ऊपर बर्फ़ के ऊपर डाल देते हैं। अब वहाँ पे बर्फ़ के ऊपर डाल दिया तो ये क्या बना लेगा, एक आइस साल्ट मिक्सचर बना देगा, साल्ट मिक्सचर। अब आइस साल्ट मिक्सचर ये क्या करता है कि आपको पता है साल्ट इस आइस के अंदर जाके और एक मिक्सचर बना देगा, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा,
लेस लो चला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा और डिप्रेशन हो जाएगा तो ये जो सॉल्यूशन उसके ऊपर बन जाता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। और फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से तकरीबन मैं आपको बताता हूँ NaCl का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो जाता है -21 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन -21 डिग्री सेल्सियस, और इसका तो -55 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। तो आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस, तो और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना चला गया, -21 या -55 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो आइस होगी वो सारी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और जो भी ऊपर से आइस गिरेगी वो भी क्या रहेगी, मेल्ट रहेगी, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये टेम्परेचर और यहाँ पे इनका जो सॉल्यूशन का मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम चला जाता है, इसलिए आइस क्या रहती है, मेल्ट हो जाती है रोड पे। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ भी क्या है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आपको मैं न्यूमेरिकल और बता देता हूँ दो। देखिए न्यूमेरिकल, देखिए ये दो न्यूमेरिकल देखिए मैं पहले ही नोट्स में बना दिए हैं। देखिए कहता है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, जो कि आप जानते हो C6H6, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एट, देखिए ध्यान से देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मान लो तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यानी कि इसका जो सोल्यूट का डिजोल्व कितना है, सोल्यूट कितना है इन 51 ग्राम। देखिए W2 हमेशा याद रखिए, सोल्यूट के लिए मैं बताता हूँ W2, तो W2 कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है, मैंने 1 ग्राम, और 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो यार यहाँ हमारे पास बेंजीन यानी कि सोलवेंट है जो कि कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है, और फिर कहता है कि 50 ग्राम दिया है, और फिर क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिए 50 ग्राम कहता है, और कहता है कि लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ